नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे, एक नंबर होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो इतनी लंबी लंबी क्लासेस डालने के बाद में मैं एक और क्लास डाल रहा हूँ आज। और आपको मैंने आई थिंक कि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हैं और कुछ टॉपिक अभी होने भी हैं। इनमें पीरियोडिक टेबल है, मेटल नॉन मेटल है, आज मैं नॉन मेटल पढ़ा रहा हूँ, एसिड बेस्ड सॉल्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये सभी टॉपिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं और इनसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते, प्रश्न बनते हैं। मैं टॉपिक तो बहुत सारे, आपको ढेर सारे नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको 25-30 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मुझे आपको पीएचडी नहीं करवानी। मेरा मकसद आपको एग्जाम क्लियर कराना है। पीएचडी आप लोग करते रहेंगे, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो एमए करेंगे, फिर बीए करेंगे, पीएचडी करेंगे, है ना। पीएचडी करके बहुत अच्छे शिक्षक भी बनते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे काम पे भी जाते हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जो है वो इसलिए देखना है वीडियो कि आपको आगे जाके एमए बीए और पीएचडी वगैरह करनी है, तो फिर ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपके लिए है नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, बस इतने मतलब का पढ़ा दिया जाए कि आपके जो क्वेश्चन है वो फंस जाए, तो फिर ये वीडियो आपके मतलब का है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं आपको बहुत ही लिमिटेड चीजें बताऊंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये थ्योरी में कैसे बनाता हूं, कैसे क्रिएट करता हूं, इसके एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जब भी मैं कोई थ्योरी बनाता हूं या क्रिएट करता हूं, तो पहले मैं क्या करता हूं कि पिछले 4-5 सालों के सारे क्वेश्चंस उठा लेता हूं। बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास थोक भर के। इन किताबों से मैं देखता हूं कि 2020 तक, 2021 तक, अगस्त तक कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, और खासकर उस टॉपिक से पूछे गए हैं जो मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी मैं नॉन मेटल पढ़ाने वाला हूं, तो मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए कि नॉन मेटल से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। और जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूं उसमें अगर कहीं पर वो क्वेश्चन मिस कर रहा है तो मैं उसे ऐड कर देता हूं। सो दिस इज काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव थिंग जो चलती रहती है। कहते हैं ना, इंसान को हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, तो अपडेशन चलता रहता है, समय समय पर अपडेट में करता रहता हूँ। आज से 1 साल पहले अगर केमिस्ट्री में मेरी टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें कुछ रह गया होगा, अभी आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ नई चीजें मिलेगी, क्योंकि अपडेट किया है। तो अपडेशन इज इंपॉर्टेंट, अपडेट होता ही रहना चाहिए इंसान को। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन मेटल में पढ़ा चुका हूं, इसके दूसरे सेगमेंट में, दूसरे एपिसोड में मैं पढ़ा रहा हूं आपको नॉन मेटल। टॉपिक का नाम क्या है? नॉन मेटल। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है नॉन मेटल, और हिंदी में कहते हैं अधातु। चाहे नॉन मेटल कह लो, चाहे अधातु कह लो, एक ही बात है। अधातु के बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सब कुछ हम बहुत ही डिटेल्ड में और एकदम बेसिक से लेके हायर तक पढ़ते चलेंगे। बस आप अपनी कॉपी पर ध्यान रखिएगा, लिखते चलिएगा जो जो मैं लिखवा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेडिंग डालिए आप, नॉन मेटल। नॉन मेटल कहें तो अधातु। ठीक है, नॉन मेटल या फिर बोले तो अधातु। दोस्तों जब हम बात नॉन मेटल की करते हैं तो सबसे पहली और बेसिक बात तो यह है कि नॉन मेटल जो है, जिस तरीके से आपने देखा था कि जो मेटल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी प्रकृति होती है कि जब भी वो किसी के साथ में अभिक्रिया में जाएंगे तो अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी। तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को 6 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को लेना मुश्किल है। तो अगर हमें ऑक्टेट पूरा करना है, अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भरने हैं, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन भरना ज्यादा बेटर है या 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज्यादा बेटर है, या 5 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा बेटर है। आप कहोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो 0 बचेगा। 0 आउटर मोस्ट सेल में 0 हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी तो एक शेल होगी, उसके अंदर भी कोशिका होगी, एक ऑर्बिट होगी, उस ऑर्बिट तो 8 ही होंगे, है ना। तो ये मतलब है।
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम कर लो, ये चलेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा ऊर्जा खर्च ना हो, ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो। तो अधातु उसी तरीके से इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जब मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो आपको तुरंत दिमाग में रखना है कि दिस इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी मेटल की, किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी, वो प्रकृति जो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और नॉन मेटल मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, 8 में तो वो स्टेबल ही हो गया। तो जब स्टेबल हो गया तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं आपको। तो 7 किसमें होते हैं? क्लोरीन में होते हैं, फ्लोरीन में होते हैं, इन सभी में होते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है। क्लोरीन 1 नेगेटिव होता है, फ्लोरीन 2 नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है। दूसरी चीज, अधातु की जब हम बात करते हैं तो अधातु पीरियोडिक टेबल में इनकी अगर आप उपस्थिति देखोगे तो ये आपको पी ब्लॉक में दिखाई देगा। कहां पर दिखाई देगा? पी ब्लॉक में दिखाई देगा। ये चीज भी आपको पता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, इनकी अवस्था के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। तो चलो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। और बात हम जब इसके बारे में करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हम क्या चीज कहना चाह रहे हैं, क्या चीज बताना चाह रहे हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ नॉन मेटल, स्टेट ऑफ नॉन मेटल। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम नॉन मेटल की प्रकृति के बारे में बात करें तो हमें पता है कि जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी है, नॉन मेटल जो है वो लिक्विड भी है, और नॉन मेटल जो है वो गैस भी है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड अवस्था में भी पाए जाते हैं, गैसेस अवस्था में भी पाए जाते हैं, और लिक्विड अवस्था में भी पाए जाते हैं। सॉलिड की अगर हम बात करें तो 2 बल्कि 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट। ये तीनों की तीनों कार्बन से बने हुए हैं और 21 अवस्था में पाए जा रहे हैं, सॉलिड अवस्था में पाए जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो हमें पता चलता है कि ब्रोमीन इसमें आ जाता है भाई। ठीक है, ब्रोमीन भी समझ में आती बात, बिल्कुल सही बात है, ब्रोमीन भी इसी में आ जाता है। और अगर हम गैसेस स्टेट की बात करें तो हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इसके अलावा हाइड्रोजन, ये सारी की सारी क्या है? गैसेस फॉर्म में। तो ये सब देखो नॉन मेटल से बना हुआ है। ऑक्सीजन है, ये भी नॉन मेटल ही है। नाइट्रोजन गैस है, ये भी नॉन मेटल ही है। क्लोरीन गैस है, ये भी नॉन मेटल ही, सब गैस है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि नॉन मेटल का स्टेट क्या है तो आप बता रहेंगे कि नॉन मेटल जो है वो हमेशा तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दूसरी बात यह है कि जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो दिस इज अ बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर। तो जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो हमें यह चीज पता रहनी चाहिए कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे के सारे बैड कंडक्टर हैं। तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हीट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। दोनों में ही बात आपकी सही हो जाएगी, दोनों में ही बात आपकी ठीक बैठेगी। आगे चलो। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि हर जगह एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन यहां भी है। तो एक्सेप्शन हमें साथ साथ में लेके चलना है। और एक्सेप्शन ये कहता है
कि ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के साथ साथ में एक और मेटल याद कर लो जो कि नया नया खोजा गया, फुलरीन, जो कि इसी की तरह है। तो वो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट पूछा जा सकता है कि जब हम एक्सेप्शन देख के चलेंगे तो हमें पता रहेगा कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे चलें। अब इसके बाद बात आती है कि भैया वो सॉफ्ट है या हार्ड है। तो तीसरी बात है कि जो जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो जनरली एक बड़ी आमतौर पर हम कह सकते हैं कि जनरली सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है, तो फिर हमारा आंसर बदल जाता है और हमें पता चलता है कि जो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं जनरली, सबसे कठोर पदार्थ इन्हीं के अंदर छिपा है, और वो कौन सा है? डायमंड है। तो मोस्ट हार्ड एलिमेंट जो है, मोस्ट जो हार्ड होता है वो कौन सा होता है? डायमंड होता है। सही बात है, बताओ मुझे। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हार्डनेस में हम सबसे ज्यादा हार्ड की बात करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? डायमंड बन जाएगा, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ये भी नॉन मेटल है। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है, चौथी अगर हम बात करें तो चौथी बात है डेंसिटी की। किसकी है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी? लो होगी या हाई होगी? तो आप सबको पता है कि डेंसिटी जनरली नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में क्या डेंसिटी होगी? लकड़ी जो है वो क्या डेंसिटी है? कार्बन की बनी है, तो डेंसिटी लो होती है। तो जनरली जो डेंसिटी है वो क्या होगी? लो होगी, कम होगी। लेकिन डेंसिटी तो लो है, लेकिन डायमंड किसका बना है जो इतना कठोर है? वो तो नॉन मेटल का ही बना है, और की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड जो बन रहे हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो हम एक्सेप्शन में लिखेंगे, एक्सेप्शन में लिखेंगे कार्बन हैज हायर डेंसिटी, कार्बन हैज हायर डेंसिटी। तो कार्बन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, अत्यधिक होती है, एक ही बात है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर हम मेटल नॉन मेटल की बात करें, इनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करें, तो इतनी लमसम बातें हमें समझ में आती हैं जो कि मैंने आपको बताई। क्या क्या बातें मैंने आपको बताई? तो फिर से मैं एक चीज़ दोहरा देता हूँ कि जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, राइट, उनकी स्टेट क्या होती है, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रॉपरली चीज़ें समझाई। एक बार आप इसको फटाक से देखिए, लिखिए, और फिर हम इसके बाद में बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। ठीक है भाई मेरे? चलिए, तो अब हम हेडिंग डालेंगे। इतनी बातें इसमें बतानी थी मुझे, ज़्यादा बातें इसमें है नहीं बताने को। हम सीधे सीधे बात करेंगे। सब इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, सब इंपॉर्टेंट नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अधातुएं और उनके यौगिक, जिसमें पहले नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है और वो है नाइट्रोजन। वैसे तो बहुत सारी चीजें बताने को हैं, लेकिन मैंने क्लास की शुरुआत में ही कह दिया था
कि हम बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात करेंगे जहां से प्रश्न बनता है। पूरी चीज लेके नहीं चलेंगे, ये भी बता दें वो भी बता दें, सब चीजें का मतलब कोई है नहीं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो दोस्तों एक एक करके हम इन चीजों के बारे में समझते चलें। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है कि जो नाइट्रोजन है, दिस इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसकी खोज है? नाइट्रोजन की खोज है। हाइड्रोजन पूछा जाता तो किसमें क्या हो जाता हमारा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। और नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स भी रहते हैं। नाइट्रोजन का अगर हम वैसे संरचना के बारे में बात करें तो हमें पता है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण ये इनर्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। इनर्ट यूज होता है इसका। कहां पे इनर्ट यूज करते हैं? तो आप सबको पता है कि इस इनर्ट यूज में सबसे पहला तो यूज हो जाता है, आपने देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं, खाने पीने वाले चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स है, लेज कलंकर, तो फूड पैकेट, फूड चिप्स और पैकेट में, फूड चिप्स एंड फूड पैकेट में, फूड चिप्स और फूड पैकेट्स में इसका उपयोग किया जाता है। हेलो, कुछ भी ले लीजिए। हेलो, कटहल ले लीजिए, कटहल। ठीक है, तो आप कुछ भी ले लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो फूड चिप्स एंड फूड पैकेट्स में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इनर्ट होने के कारण कभी कभी ये बल्ब में भी इसका उपयोग करते हैं। जो बल्ब होता है ना, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बल्ब में दो तरीके के एलिमेंट पाए जाते हैं। एक तो होता है आर्गन, जो कि आर्गन का परसेंटेज पूछ लिया जाए तो याद रखना कि आर्गन लगभग 85% के अराउंड में पाया जाता है। 85% आर्गन होता है। और दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन, जो कि 15% है। तो मुख्य रूप से दो चीजें इस जो इसकी इनर्ट प्रॉपर्टी है। इनर्ट प्रॉपर्टी क्यों? ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत जल्दी आसानी से टूटता नहीं है। तो इनर्ट प्रॉपर्टी के कारण दो चीजों पे उपयोग करते हैं। एक तो है जो फूड, जो चिप्स होता है, फूड चिप्स में इसका उपयोग करते हैं, फूड पैकेट्स में उपयोग करते हैं, बल्ब में उपयोग करते हैं। दूसरी चीज कि नाइट्रोजन गैस को अगर कंप्रेस किया जाए तो बहुत ज्यादा ठंडी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बल्कि हम लिखें इसको तो सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। और इसी सुपर कूल्ड लिक्विड का उपयोग एरोप्लेन के टायरों में किया जाता है। एरोप्लेन के टायरों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? गैस है, लिक्विड फॉर्म में भरी है, तो गैस तो भरनी ही है हमें टायर में, ठीक बात है। लेकिन जब टायर लैंड करता है, जब टायर टेक ऑफ करता है, जब टायर एक बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता है, तो टायर में घर्षण बहुत ज्यादा होता है, टायरों में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। और ये फ्रिक्शन इतना अत्यधिक है, इतना ज्यादा है, इतना मजबूत है दोस्तों, कि आग लग जाती है टायरों में। तो क्या क्या चीज क्या चीज भाई आपको समझनी है? समझना ये चीज है कि एरोप्लेन के टायरों में हम नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि बहुत ठंडी गैस होती है और टायरों को बस्ट होने से, टायरों को बर्बाद होने से बचाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे चलते हैं। अब आप सबको पता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 78%। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर सारा का सारा वायु नाइट्रोजन हटा दिया जाए, ऑक्सीजन भर दिया जाए, तो क्या होगा? तो समस्या हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। ये बात समझिए, नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो ब्लड बैंक होते हैं, जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक की कभी थैली देखी है?
अंदर ब्लड होता है और बाहर की तरफ एक लिक्विड भरा होता है, और ये जो बाहर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड उसे क्या करता है, काफी ज्यादा, एक मिनट दोस्तों, यस, तो ये ब्लड बैंक में जो लिक्विड है या ब्लड की जो पाउच में लिक्विड है, ये काफी ठंडा है ताकि ब्लड को खराब होने से बचा सके। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये ब्लड बैंक में उपयोग की जाती है, ठीक है। इसी तरह इसी नाइट्रोजन का ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में बहुत ठंडी गैस है, तो इसे यहां पे लिख देता हूं मैं कि ये एक ठंडी गैस। प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज, क्या बताया मैंने, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज, जो मरे हुए लोगों की बॉडीज होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जो ऑर्गन है उनका भी प्रिजर्वेशन इसी से होता है, जो गैमेट्स हैं उनका भी प्रिजर्वेशन इसी तरीके से होता है। तो नाइट्रोजन को हम एक एज ए प्रिजर्वेटर भी उपयोग करते हैं। और इसी नाइट्रोजन गैस को आपने देखा होगा, बहुत सारे आइसक्रीम वाले आइसक्रीम बनाते हैं, उसके अंदर जो गैस अंदर चलती है वो भी कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। तो ये भी याद कर लो, यूज्ड इन आइसक्रीम मेकिंग, यूज्ड इन आइसक्रीम मेकिंग, आइसक्रीम के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है भाई मेरे। बताओ, सारा का सारा मैंने लिख दिया, चलो इसको फटाक से कॉपी कर लो। और फिर हम नाइट्रोजन के बाद में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं उनका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किस तरीके से उपयोग करते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड नाइट्रोजन के होते हैं, तो सबसे पहला और मुख्य कंपाउंड है जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इस कंपाउंड का नाम है दोस्तों अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। और अमोनिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बार लैब में बनाए गए कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो वो अमोनिया है। सबसे पहली बार लैब में बनाया गया रसायन कोई है तो अमोनिया है। अमोनिया को जिस प्रोसेस से बनाया गया, जिस तकनीक से बनाया गया, तो उसे कहते हैं हैबर प्रोसेस। क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज अमोनिया के बारे में कि जो अमोनिया का जो प्रोसेस होता है, खासकर हैबर प्रोसेस, ये होता कैसे है, तो ये समझ लो यहां पे। तो नाइट्रोजन गैस को प्लस हाइड्रोजन गैस को मिलाकर 2NH3 बनाया जाता है। अभी देखो ये बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन कितना है 6, नाइट्रोजन 2 है, ये तो सही है, लेकिन ये 3 आ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि कैटलिस्ट के रूप में आयरन का उपयोग करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में आयरन का उपयोग करते हैं, और कैटलिस्ट के रूप में मॉलिब्डेनम का, और प्रमोटर के रूप में, ये किसके रूप में है, कैटलिस्ट के रूप में है, कैटलिस्ट के रूप में है, और प्रमोटर के रूप में, प्रमोटर के रूप में हम मॉलिब्डेनम का उपयोग, प्रमोटर के रूप में हम मॉलिब्डेनम का उपयोग करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में Al2O3 का भी उपयोग करते हैं। Al2O3 के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड की तरह भी कार्य करता है और बेस की तरह भी कार्य करता है। तो जब एसिड और बेस दोनों तरीके से कार्य करता है तो उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं, और ये एम्फोटेरिक की तरह ही कार्य करता है मॉलिब्डेनम। आगे चलो,
क्वेश्चन 2 भाग दूसरा पार्ट। अमोनिया के बारे में इतनी चीजें ही इंपॉर्टेंट है कि हैवर प्रोसेस से बनता है ना। और बाकी अगर हम बात करें नाइट्रोजन के तो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से अमोनिया के बारे में जब बात ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी एक दो चीजें और हैं इसमें जो मैं मिस कर रहा हूँ शायद, जो पूछी गई हैं। बस एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक है नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये है N2O, इसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ। इसे दोस्तों लाफिंग गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस, या फिर हम कहें तो हंसाने वाली गैस। लाफिंग गैस कह लो या हंसाने वाली गैस कह लो, ये एक ही चीज होती है। थोड़ी सी मात्रा में आप सूंघोगे तो ये आपको क्या करेगी? हंसाने लगेगी। और ये एक रंगहीन गैस है। कैसी है ये? रंगहीन गैस। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके अलावा एक और होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये भी सी का बना हुआ था, लेकिन इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो तीसरा जो कंपाउंड है वो है HNO3। इसी क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहां कहां पे करते हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये एक्वारेजिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 1:3 के अनुपात में जो मिक्सचर, उसे एक्वारेजिया क्या कहा जाता है। और इसी एक्वारेजिया का उपयोग सोना और चांदी को साफ करने में किया जाता है। इसी तरीके से ट्राई नाइट्रोटोलुएन TNT। TNT क्या होता है? विस्फोटक होता है। कहीं भी लगा दोगे आग लग जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। तो TNT बनाने में भी इसी का उपयोग करते हैं। और उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में? उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक्वारेजिया बनाने में, ट्राई नाइट्रोटोलुएन बनाने में और फर्टिलाइजर बनाने में। तीनों ही जगह पर हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एक लाफिंग गैस है। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन के कंपाउंड। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो जरा हम बात हाइड्रोजन की भी कर लेते हैं। चलो नाइट्रोजन हो गया, अब हम चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। ये रैंडमली है सारे। तो दोस्तों पहली चीज तो ये है कि जो हाइड्रोजन है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने जो है खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन इसका नाम दिया था, नामांकन एंटोनियो लेवोजियर ने दिया था। तो इसका नामांकन जो है, नामांकन जो है वो एंटोनियो लेवोजियर ने दिया। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मोस्ट abundant एलिमेंट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो हाइड्रोजन हो जाएगी। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस भी होती है और फ्लैमेबल गैस भी होती है, ज्वलनशील भी है और हल्की भी है। तो तीसरी जो चीज है वो ये है कि ये ज्वलनशील तो है, ज्वलनशील तो है, हल्की भी है। तो ज्वलनशील और हल्की होने के कारण क्या गुब्बारे में इसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? गुब्बारे में आग लग जाएगी।
पहले कुछ एयरप्लेन बनाए गए थे हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हुए, हल्की होती है। समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि उसमें आग लग गई, एक साथ 300-400 लोग मारे गए। उसके बाद इससे उपयोग करना हमने इसका बंद कर दिया। चौथी महत्वपूर्ण चीज समझिएगा दोस्तों कि जो हाइड्रोजन होता है ये बेस्ट फ्यूल माना जाता है। बेस्ट फ्यूल क्यों माना जाता है? देखो, फ्यूल का मतलब है ईंधन, और ईंधन बढ़िया वही है जो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा दे, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे और कम से कम खपत हो। और हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है। जिसके कारण ये हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल के रूप में जाना जाता है। लगभग 150 किलो जूल पर ग्राम इसकी लगभग है, अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में 150 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है जब आप इसका उपयोग किसके रूप में करेंगे? एक फ्यूल के रूप में करेंगे। अब जब फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं दोस्तों, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी ईंधन यूज करते हैं तो हम ये भी देखते हैं प्रदूषण कितना फैला रहा है। पेट्रोल भी तो ईंधन है, कोयला भी ईंधन है, नाइट्रोजन भी ईंधन है, सीएनजी भी ईंधन है, सब ईंधन है। लेकिन कौन कितना प्रदूषण कर रहा है? तो जब हाइड्रोजन को आप जलाओगे, हाइड्रोजन कैसे जलता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजन को जब आप जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है? वाटर है। इसीलिए ये प्रदूषण नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फ्यूल है जो पोल्यूशन फ्री है। ये एक पोल्यूशन फ्री फ्यूल है। और अगर ये एक पोल्यूशन फ्री फ्यूल है तो डेफिनेटली है कि इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो एकदम क्लीन रहा होगा। तो एंड प्रोडक्ट इसका क्या होता है? तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है जल, मतलब वाटर, H2O। दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एक एंड प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पांचवा। और कहां उपयोग करते हैं हाइड्रोजन का? तो दोस्तों, हाइड्रोजन इज यूज्ड in making वनस्पति घी। क्या हो जाएगा? वनस्पति। तो घी में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ठीक है, और साथ साथ में प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। द होल प्रोसेस मैं लिख देता हूं, इस होल प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस होल प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, और ये करता क्या है? अनसैचुरेटेड जो कार्बन चेन है उसे सैचुरेट कर देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसे केसेस में निकेल और प्लेटिनम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। किसका? निकेल और प्लेटिनम, Na और Pt। ठीक है, निकेल और प्लेटिनम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। और जब इससे ये प्रोसेस बनेगा तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोसेस बन जाए। ठीक है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके अलावा छठवां एक और जो है पूछा गया अभी CHSL में कि इनमें से किस का उपयोग रॉकेट फ्यूल में करते हैं? तो रॉकेट फ्यूल में भी इसका उपयोग किया जाता है। रॉकेट फ्यूल में भी हम हाइड्रोजन का, लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं इसके कंपाउंड की तरफ।
तो हम लिखेंगे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो हाइड्रोजन की अगर हम यौगिक की बात करें तो सबसे पहले तो वाटर ही है, जिसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है ना, सॉल्वेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे हटा दो, हाइड्रोजन को हटा दो। लेकिन हम दूसरी की तरफ चलते हैं और वो है H2O2। तो वाटर को मैंने हटा के सीधी सीधी बात कर लेता हूं मैं, H2O2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो परऑक्साइड है, इसकी खोज जो है वो जेएल थेनॉर्ड ने की थी, लेकिन ये पूछा नहीं गया है कभी, तो इसे हम हटा ही देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनता है वो आप समझ लीजिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है सोडियम परऑक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं। तो क्या बताया मैंने? सोडियम परऑक्साइड को जब हम, मैं रिएक्शन लिखता हूं यहां पे, Na2O2 प्लस H2SO। तो Na2O2 प्लस H2SO4 जब हम इसे मिलाते हैं तो ये बनता है Na2SO4 प्लस H2O2, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है। और इस प्रोसेस को दोस्तों मर्क्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्क्स प्रोसेस, MERCK, मर्क्स प्रोसेस। थोड़ी सी स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है स्पेलिंग गड़बड़। ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग कहां पे करते हैं? तो आप सबको पता है कि कान में कभी कभी डालने के लिए इसका उपयोग कर दिया, कान में गंदगी है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दिया, ब्लीचिंग एजेंट होता है, साफ सफाई कर देता है। तो ये क्या है? एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो ये एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा ये एक एंटीसेप्टिक भी है, ये एक एंटीसेप्टिक की तरह भी कार्य करता है, और साथ साथ में प्रिजर्वेशन की तरह भी कार्य करता है, प्रिजर्वेशन के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है भाई। किसके प्रिजर्वेशन में? मिल्क है, वाइन है, अदर लिक्विड से, इनके प्रिजर्वेशन के रूप में भी कार्य करता है। चले, समझ में आ गई बात? तो ये कंपाउंड किसके हो गए? H2O2 के कंपाउंड हो गए, जिसे हम गैस कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कह सकते हैं। ठीक है। एक और है कि कान साफ करने में और घाव धोने में, लिख देता हूं मैं, कान साफ करने व घाव धोने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। कान साफ करने और घाव धोने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज हीलियम। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद क्या है? हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम रिप्रेजेंट करते हैं He से, हीलियम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है He से। हीलियम क्या है? लाइटेस्ट नोबल गैस है, सबसे हल्की नोबल गैस है। लाइटेस्ट नोबल गैस, सबसे हल्की नोबल गैस है। पहली चीज समझ में आई। दूसरी, इसे भी नाइट्रोजन की तरह एरोप्लेन के टायर में भरा जाता है, ये भी यूज किया है, क्योंकि भी इनर्ट गैस है। ये क्या है? इनर्ट गैस है। इसमें आग कभी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ऑलरेडी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। दो ही होते हैं। तो यूज इन एरोप्लेन व्हीकल,
So this is going to be used in aeroplane vehicle, ठीक है। इसी तरह गैस की जो बलून्स होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, हीलियम गैस का उपयोग। तो जो बलून्स होते हैं, गैस बलून, इनमें भी हम हीलियम का उपयोग करते हैं। तीसरी चीज समझना, जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ में हीलियम गैस को भी लेके जाते हैं। तो गोताखोर का जो सिलेंडर होता है, या फिर हम स्विमर कह सकते हैं, गोताखोर ही लिख दो, गोताखोर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें भी हीलियम का ही उपयोग किया जाता है। उसमें भी हम किसका उपयोग करते हैं? हीलियम का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा इनहेलर। इनहेलर क्या होते हैं? जिनको दमा की समस्या होती है वो फुसफुस अपने साथ लिए होते हैं और इनहेलर कहते हैं। तो इनहेलर में भी ऑक्सीजन रहती है और ऑक्सीजन के साथ में जो सेकंड मेटल है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो हीलियम ही होता है। तो इसमें क्या क्या ऑक्सीजन है और हीलियम है। ऑक्सीजन लगभग 85% है, 85% है, और हीलियम लगभग 15%। ठीक है, 85% और एक जो है वो 15% है, ठीक है। और ये सारे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी किस में आती है? सारी के सारे इनर्ट गैसेस में आते हैं। और आप सबको पता है कि इनर्ट गैसेस नॉन मेटल का ही भाग है। अब हम बाकियों के बारे में बात करें तो हमें ऑलरेडी चीजें पता है कि नियॉन आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है और रेडॉन आता है। ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं जो कि किसमें मौजूद हैं भाई? किस फॉर्म में मौजूद हैं? आप सबको पता है कि ये हीलियम के बाद है। तो अब हम बाकी के बारे में बात करें तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि नियॉन, इन सभी के बारे में हमें पता करना है। तो आप देखिए कि नियॉन गैस का उपयोग करते हैं जो कलर्ड लाइट्स होती हैं, कलर्ड लाइट और इंडिकेटर, जैसे सिग्नल हो गया, बीकन लाइट हो गई। बीकन लाइट मतलब टू टू करके आती है ना पुलिस, उसके ऊपर जो लाइट लगी होती है। तो इंडिकेटर हो गया, कलर्ड लाइट हो गई, रोड लाइट हो गई, डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, इसके अलावा रोड लाइट हो जाएगी। ओह शिट यार, बच गया। रोड लाइट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे में जगह पे हम नियॉन लाइट का उपयोग करते हैं। नियॉन की विशेषता है वो चमकती है, चमकीली गैस है। मतलब आसान भाषा में आप ऐसे समझ लो कि ये एक चमकीली गैस है। ऑर्गन गैस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये सबसे ज्यादा मात्रा में अबंडेंट गैस है। इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका उपयोग करते हैं। और वेल्डिंग जो गैस करते हैं, वेल्डिंग जो यूज करते हैं, वो भी इसी का उपयोग करते हैं। तो हम दो जगह इसका यूज करते हैं, एक तो बल्ब हो गया, CFL हो गई, CFL तो होता ही नहीं, खैर बल्ब हो गया, और ट्यूबलाइट हो गई। इसके अलावा जो वेल्डिंग होती है, खासकर गैस वेल्डिंग, उसमें भी इस गैस को यूज किया जाता है, इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में भी हमें याद रखना है कि पहले ऑक्सी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता था, अब ऑर्गन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। पहले जो गैस थी वो थी ऑक्सी एसिटिलीन, अभी जो गैस है वो ऑक्सीजन और आर्गन है। नेक्स्ट चलते हैं क्रिप्टॉन गैस की तरफ। तो क्रिप्टॉन गैस का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। कहां पर?
फोटोग्राफी की जो फ्लैश लाइट होती है उसमें मुख्य रूप से क्रिप्टॉन गैस भरी होती है, बहुत तेज लाइट करती है, रोशनी पैदा करती है कुछ सेकंड के लिए, और उतने में हमारी फोटो खिंच जाती है। अब हम बात करते हैं जेनॉन की। तो जेनॉन गैस को दोस्तों स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। और आप सबको पता है कि जब हम बात स्ट्रेंजर गैस की करते हैं, और ये क्यों करते हैं स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि इसका एक तो साइज ग्रेटर होता है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, बहुत जल्दी जगह पाई नहीं जाती है, और सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाली अगर कोई इनर्ट गैस है तो वो यही है। XeF4 बनाती है, XeF6 बनाती है ना, ये सारे के सारे एलिमेंट जो है वो XeO3 बनाती है, XeF2 बनाती है, सारी सारी कौन बनाता है? Xe बनाता है, जिसे आप ज़ेनॉन कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग करते हैं। वैसे कैंसर ट्रीटमेंट में रेडॉन गैस का भी उपयोग करते हैं, काफी भारी होती है। और अगली हम चलते हैं रेडॉन गैस की तरफ। तो आप सबको पता है कि रेडॉन एक सबसे भारी गैस है, सबसे ज्यादा भारी गैस। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा इसी की पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा क्या हो जाएगा? तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि रेडॉन गैस के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि ये पृथ्वी इतनी भारी होती है कि ये पृथ्वी के अंदर रहती है, जमीन के अंदर रहती है, गड्ढों में रहती है, दरारों में रहती है। भूकंप आता है तो दरारें हिलती हैं, तो ये वायुमंडल में बढ़ जाती है, और जब वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाए तो समझ लीजिए भूकंप आने वाला। तो कहते हैं कि ये एक ऐसी गैस है जो पहले से हमें भविष्यवाणी कर देती भूकंप आने वाला है। तो इसे कहते हैं भूकंप का पता लगाने वाली गैस। क्या कहते हैं? भूकंप का पता लगाने वाली गैस। ठीक, इसको एक्सरे फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। रेडॉन गैस का उपयोग हम एक्सरे फोटोग्राफी में भी करते हैं। एक्सरे फोटोग्राफी में भी करते हैं, और ये रेडियो एक्टिव नेचर की भी होती है। रेडियो एक्टिव नेचर, रेडियो एक्टिव नेचर। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इतनी सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है नॉन मेटल से, और नॉन मेटल में इतनी सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। इसके बाद में मोस्टली जो मेटल्स हैं आपके, वो मेटल वाले भाग हैं। नॉन मेटल में इतनी ही चीजें हैं, ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, एक और याद कर, एक चीज और पढ़ लेते हैं, और वो है सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये रह गया तो ये क्यों छूट ही जाए, क्योंकि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1 घंटे की क्लास तो रह ही जाए। तो नेक्स्ट एक और गैस ले लीजिए जो है सल्फर। सल्फर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सल्फर को गंधक कहा जाता है। क्यों गंधक कहा जाता है? क्योंकि सल्फर कहीं पर होगा गंदगी बदबू पैदा करेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे गंधक कहते हैं। प्याज में बदबू आ रही, गंधक के कारण। इंसान अगर कभी कभी गैस छोड़ दे, बदबू आ रही, गंधक के कारण, सल्फर के कारण। तो जब भी कहीं पर बदबू है तो आप मान के चलिए कि वो सल्फर के कारण ही होती है। ठीक है, किसके कारण होती है? सल्फर के कारण ही बदबू होती है। और जितनी भी दवाइयां हैं उनमें भी हम सल्फर का उपयोग करते हैं। अब देखो यहां से समझना ध्यान से, जो चीज मैं कहने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि रबड़ जब होती है,
रबड़ में सल्फर मिलाया जाता है, इससे क्या हो जाता है, जो रबड़ है वो स्ट्रांग बन जाती है, जो रबड़ है वो स्ट्रांग हो जाती है, तो हम जो प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रांग रबड़ प्रोड्यूस होता है, और इसे वल्कनाइजेशन कहते हैं, इसे वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबड़ के वल्कनाइजेशन में किसका उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है हम सल्फर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सल्फर का उपयोग करते हैं। एक चीज और समझना दोस्तों कि सल्फर का एक कंपाउंड है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे H2S कहते हैं। अब बचपन में आपने वो एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री वाला तो किया ही होगा, जिसमें आपको टीचर जो है लैब में लेके गया होगा, फिर एक गैस सुंघाई होगी, बहुत ही गंदी बदबू आती है और वो सड़े हुए अंडे की बदबू है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि सड़े हुए अंडे की बदबू, सड़े हुए अंडे की बदबू किस गैस की होती है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। ठीक है, किसकी होती है, हाइड्रोजन की सल्फाइड की होती है। इसी तरीके से आपको एक और मैं कंपाउंड बनाता हूं, वो है CH3SH। क्या होता है, CH3SH, इसे कहते हैं मैथिल मरकैप्टन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मैथिल मरकैप्टन। और गाइस मैथिल मरकैप्टन किसमें मिलाया जाता है, तो सिलेंडर में मिलाया जाता है, गैस सिलेंडर में। क्यों मिलाया जाता है गैस सिलेंडर में, ताकि गैस के लीक होने पर बदबू आने लगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि गैस की लीक होने पर जो बदबू आती है वो किसकी है, तो आपको याद रखना है CH3SH की, जिसे हम मैथिल मरकैप्टन कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों सल्फर का ऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये पानी के साथ में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ही एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा। और सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना, सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्तों किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, नॉट अम्लराज नहीं, किंग ऑफ केमिकल, केमिकल्स का राजा कहते हैं। ठीक है भाई, और इसे नोबल ऑयल भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। आगे समझना, सल्फर से बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो जब भी सल्फर किसी मेडिसिन में यूज किया जाए, जब भी सल्फर किसी मेडिसिन में यूज किया जाएगा, किसी दवा के बनाने में उपयोग किया जाएगा, तो ऐसी दवा को सल्फो ड्रग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सल्फो ड्रग्स कहा जाता है। और बहुत सारे सल्फो ड्रग्स आपको मार्केट में मिलेंगे जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड मुख्य रूप से होता है। तो ऐसी दवाएं, खासकर ऐसी क्या कहते हैं, ट्यूब या फिर हम टालकम कह लें, जिनमें खुजली होती है, खुजली है, दाद है, प्रॉब्लम है, उनमें सभी में सभी क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी या फिर एंटी जो है वो फंगस प्रॉपर्टी होती है सल्फर में। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस कंटेन द एंटी फंगस, एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी। इसीलिए बहुत सारे ऑइंटमेंट में सल्फर मौजूद होता है, बहुत सारे ऑइंटमेंट में क्या मौजूद होता है, सल्फर मौजूद होता है। हमारे बालों के लिए, हेयर के लिए, जो हेयर की प्रोटीन है वो सल्फर से जुड़ी होती है, इसीलिए हेयर के लिए भी सल्फर महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको कभी बाल बाल झड़ने लगे तो आप क्या करिए कि जो हेलो, आ रहे हैं, बस 5 मिनट रुकिए। तो कभी आपके बाल वगैरह झड़ने लगे तो क्या आप क्या करिए कि सल्फर का उपयोग करिए, क्योंकि हमारे जो बाल हैं उसके अंदर जो है मुख्य रूप से सल्फर की प्रोटीन से अटैच होती है, जिसके कारण हमारे बाल कभी कभी झड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए कि जो प्याज का रस है उसे लगाइए, उसमें भी सल्फर होता है, तो प्याज का रस आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल
नॉन मेटल्स के बारे में था जो मैंने आज आपको बताया। लगभग लगभग चीजें मैंने आपको कवर कर दी हैं नॉन मेटल से रिलेटेड। सभी आपको चीजें यहां पर मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, ओके, तो अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी की कंप्लीट थ्योरी कवर करना चाहते हैं, हम अनअकैडमी से एक एक चीज सीखना चाहते हैं, तो आप जो है वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस होते हैं। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 7,800 रुपए में आता है, जिसमें कोड लगाने के बाद केवल 7,020 रुपए बचेगा, और मंथली जो है वो 293 रुपए, 293 रुपये बचेगा। कोड क्या लगाना है? युगेंद्र लगाना है आपको, ठीक है भाई। और आप 6 महीने के बाद का सब्सक्रिप्शन पर EMI भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी नाइट क्लास में स्पेशल क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लास का जो टाइमिंग है वो 9:30 बजे है, 9:30 PM पर है। लेकिन अगर आप पहली बार क्लास देखोगे तो आपको कोड आप मांगेगा, कोड क्या लगा देना है आपको, ठीक है। और ये फ्री क्लास है, महीने में 20 क्लासेस फ्री होती हैं, आप आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। तो अगर आपको ये जो है सेशन अच्छा लगा है, अच्छा लगा वैसे तो कंटिन्यू करेंगे इसको हम, अभी बहुत सारे सेशन बचे हैं। इसके बाद दूसरा सेशन, फिर तीसरा सेशन चलता रहेगा। तो लंबी जो सीरीज है हम इसको चला रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, फटाफट मिल जाए, तुरंत मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए लेट्स क्रैक द सेल रेलवे पर। थैंक यू ऑल।